सभी पत्रकार बहनों और भाइयों का आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और एक प्रकार से देश का भाग्य उदय करने वाले एक ऐसे निर्णय को लेकर आज हम सब आप सबके बीच उपस्थित हुए। मैं आपका स्वागत करती हूं। बात आज और कल की बात नहीं है। देश की स्वतंत्रता के पूर्व से जो बहनें देश की आजादी के लिए लड़ रही थी, जो देश स्वतंत्र हो इसके लिए जेल जा रही थी, जो हमारी क्रांतिकारी बहनें थी, जो उस समय संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करने वाली बहनें थी, उन सभी बहनों के ये मन की बात है जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिसको दशकों के इंतजार के बाद देश के सामने एक ऐतिहासिक काम, एक एक्ट पारित करने का काम मात्र नहीं कर रहे, क्रियान्वित करने के काम में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में उन्होंने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। और अगर सुभद्रा कुमारी चौहान जी के शब्दों में कहूं तो इतने प्यारे शब्द हैं। वो देश की बहनों से कहती हैं कि तू होगी आधार देश की पार्लियामेंट बन जाने में, तू होगी आधार देश की पार्लियामेंट बन जाने में, तू होगी सुखसार देश के उजड़े क्षेत्र बसाने में, तू होगी व्यवहार देश के बिछड़े हृदय मिलाने में, तू होगी अधिकार देश भर को समृद्धि दिलाने में। 1904 में जिनका जन्म हुआ और आजादी के साथ 1948 में जो इस संसार से चली गई, ऐसी उस महान कवित्री की कल्पना को साकार करने जा रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और ये सारा घटनाक्रम जिसके हम सभी समय समय पर साक्षी हुए हैं, एक लंबा संघर्ष का कार्यकाल देश की बहनों ने देखा है। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो महिलाओं को मात्र वोट बैंक मानते रहे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी बहनों को नीति निर्धारक, देश की पॉलिसीज तय करने वाली और नेतृत्व की भूमिका में रखने पर दृढ़ संकल्पित है। ये सब हम सब लोग देख रहे हैं। साथियों, आज जब हम सब बात कर रहे हैं तब कुछ चीजों को स्मरण करना मैं बहुत आवश्यक समझती हूं। हम सबको ये भली बात ही विदित है कि 2023 में लोकसभा में और राज्यसभा में 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में पारित हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और 21 सितंबर को राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित होते हमने देखा है। और हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 27 सितंबर को उस पर हस्ताक्षर करके उसे कानून बनाया, और देश की सारी महिलाएं उससे अपने आप में अपनी भूमिका के एक ऑर्बिट शिफ्टिंग की तरफ उम्मीद से देख रही थी। और प्रधानमंत्री जी अगर इसके प्रति सच में कमिटेड ना होते तो 16, 17 और 18 तारीख को जो पार्लियामेंट का सेशन निर्धारित हुआ है उसे वे निर्धारित ही ना करते। हमारे बीच हमारी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लता वानखेड़े जी यहां उपस्थित है, और
जो 23 में हमारा मूल कानून आया, उसको अगली जनगणना तक और उसके बाद होने वाले पूर्ण परिसीमन के चक्र का इंतजार न करना पड़े, इसलिए उसमें संशोधन लाने के लिए, ताकि इसी आगामी होने वाले चुनाव से देश की बहनों को पार्लियामेंट में और असेंबलीज में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में इस देश के सामने वो होने जा रहा है जिसके बारे में प्रयास तो लंबे हुए पर परिणाम अब तक कभी नहीं मिले थे। पंचायती राज में हमने जरूर देखा महिलाओं को रिजर्वेशन मिलते, और देवेगौड़ा जी की सरकार ने पहली बार प्रयास करा और अपने साथी दलों के डर से उसको आगे न बढ़ाते हुए पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया, और उस कमेटी में दफन होकर उनकी सरकार का कार्यकाल भी खत्म हुआ और देश की बहनों के साथ न्याय नहीं हो सका। तत्पश्चात हम सबको अच्छी तरह स्मरण है कि बहनों को 33% रिजर्वेशन तो लेजिस्लेटिव्स में नहीं मिला, पर किस प्रकार की बातें वहां पर कुछ दलों के सांसदों ने करी जो अपमानित करने वाली बातें थी। हमने यहां तक देखा कि राजद के सांसद सुरेंद्र प्रकाश यादव जी ने इस बिल को लेकर हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, महिला आरक्षण विधेयक की प्रति छीनकर फाड़कर उसकी धज्जियां पार्लियामेंट में उड़ाई थी, वो दिन भी हमने इस देश में देखा है। और मित्रों, 2003 तक, 1998 से 2003 तक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 4 बार प्रयास करा कि पार्लियामेंट में लाकर इस बिल को पारित किया जा सके। कोएलिशन गवर्नमेंट थी, और तब जिन्होंने विरोध करा और इस बिल को पास ना होने दिया, आज वह सब कांग्रेस के साथी दल हैं। मैं अपनी बात को बहुत विस्तार न करके कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता को अंडरलाइन करने के लिए आपको कांग्रेस की नीयत किस प्रकार की है वह बताने के लिए एक छोटा सा उदाहरण जरूर देना चाहूंगी कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जब शाहबानो के साथ में न्याय करा, तो सुप्रीम कोर्ट के उस प्रगतिशील फैसले को भी कैसे संसद में पलटकर हमारी अल्पसंख्यक बहनों के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया। और जब महिला आरक्षण का विषय आया तो राज्यसभा में पारित करा, लोकसभा में लेके ही ना आए, और देश की आंखों में महिला आरक्षण के नाम पर धूल झोंकी। मित्रों, प्रधानमंत्री जी का बहुत स्पष्ट मानना है, उनका बड़ा स्पष्ट मानना है कि जो बहनें देश की स्पेस साइंटिस्ट हो सकती हैं, जो बहनें टेक्नोक्रेट्स हो सकती हैं, जो बहनें ब्यूरोक्रेट्स हो सकती हैं, जो बहनें इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकती हैं, और जिस देश में महिला प्रधानमंत्री हो सकती है, राष्ट्रपति हो सकती है, स्पीकर हो सकती है, मंत्री हो सकती है, उस देश में उस देश की बेटियां क्या एमपी और एमएलए की जवाबदारी वह नहीं कर सकती? और उल्टा वह इस दृढ़ता के साथ बात करते हैं कि 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए देश को पूर्ण शक्ति के साथ लगना है, तो महिलाओं की भागीदारी और उनके योगदान के बिना
हम वो स्थिति देश की नहीं पहुंचा पाएंगे। और ये केवल एक नारी शक्ति अधिनियम का एक एक्ट का मसला नहीं है, ये आपके अंदर, इट हैज टू बी डीप इनसाइड यू। वो प्रधानमंत्री जिनकी सरकार में 12 करोड़ इज्जत घर शौचालय बहनों को मिले, वह प्रधानमंत्री जिनकी सरकार में, खैर सरकार की बात तो मैं और आगे करती हूं, आप सोचो एक ऐसा प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बनते ही जो पहली बात कहते हैं वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उनकी प्राथमिकता, उनकी प्रायोरिटी वो शुरू दिन से, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ हिज बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस ग्रेट कंट्री, तब से उनका मानसिकता में, प्राथमिकता में पहले से रहा है। और उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के वजह से हम आज देख रहे हैं कि आज हमारे देश में 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं बेटियां हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में आज हमारी 43% बहनें स्टेम सब्जेक्ट्स में, अर्थात साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है। हम आज देख रहे हैं कि उज्ज्वला योजना का लाभ हमारी 10.33 करोड़ बहनों ने लिया है। हम आज देख रहे हैं कि जब जनधन योजना में देश भर में अकाउंट्स खोले जाते हैं तो 56% अकाउंट बहनों के खोले जाते हैं। हमने आज इसको बहुत पास से देखा है कि 35 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन हमारी बहनों ने लिए हैं। और इतना ही नहीं, स्टैंड अप इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजना, उसके 80% लाभार्थी स्टैंड अप इंडिया की हमारी बेटियां हैं। और मित्रों, आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बेटियां हमारे बेटों से आगे निकल रही। भारतीय वायुसेना में ही नहीं बल्कि लड़ाकू विमान चलाने में भी आज हमारी बेटियों ने इस देश का नाम और गौरव बढ़ाया है। स्पेस के क्षेत्र में 30% से अधिक पार्टिसिपेशन हम अपनी बेटियों का, बहनों का होते हुए देख रहे हैं। और ये सारी परिस्थितियां इस बात को स्पष्ट करती हैं कि जब बहनें देश की पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एक बड़ी संख्या में बैठेंगी, तो मैं तो जब आंख बंद करके वो दृश्य सामने देखती हूं तो मुझे ध्यान में आता है कि संवेदनशीलता, कर्तव्य परायणता, कर्तव्य बोध के साथ देशभक्ति से ओतप्रोत, टेक्नोलॉजी के साथ में परंपरागत ज्ञान से परिपूर्ण हमारी ये बहनें, स्वभाव से जवाबदारी और जिम्मेदारी जिनका नैसर्गिक गुण है, मल्टीटास्किंग एबिलिटी के लिए आज दुनिया जिसको स्वीकार करती है, मान्य करती है, ऐसी बहनें जब देश की कर्णधार पार्लियामेंट में, असेंबलीज में होंगी तो देश की प्रगति की गति, देश के एडमिनिस्ट्रेशन की परिस्थितियां और सेवा का धर्म जो हम सबका है, उसकी हम कैसे, उसकी क्वालिटी में एक बेहतर परिवर्तन हम सबको देखने को मिलेगा। और आज के 2-3 दिन के बाद ही हम सब पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशंस भी देखेंगे। और जो पार्लियामेंट का इस समय हम परिस्थितियां हैं उसमें हमको इस बात ये स्पष्ट दिखता है कि प्रधानमंत्री जी इसको आगामी जनगणना तक और उसके कारण टलने वाले परिसीमन को के कारण इसको कतई टालना नहीं चाहते थे। उनका ये दृढ़ संकल्प था कि 2023 में जब उन्होंने कहा था कि अगला चुनाव महिलाओं के आरक्षण के साथ होगा, और उनका जो कमिटमेंट है
भारत के प्रति और भारत की बहनों के प्रति, भारत की बेटियों के प्रति उसे पूरा करता हुआ देखने वाले, उसके साक्षी बनने वाले हम सब लोग हैं। मैं आपको और आपके माध्यम से देश की और प्रदेश की कोटि कोटि बहनों को बहुत सारी, ढेर सारी बधाई देती हूँ। आपने अभी कहा कि अभी देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा, आपने बताया 1000 से 1020, क्या आपको ये लगता है 50% होना चाहिए? जो रिलेशन है वो 50% होना चाहिए सर? आपने बड़ी प्यारी बात कही है। इसका मैं मात्र मध्य प्रदेश की असेंबली की क्या स्थिति रही इतने सालों में मैं आपको मतलब फास्ट रन अप करके बताती हूं। 1957 में एक भी महिला एमएलए नहीं थी। 1962 में एक महिला एमएलए थी। 1967 में 2 महिलाएं एमएलए थी। 72 में 2 थी, 77 में 3 थी, 80 में 4 थी, 85 में 5 थी, 90 में 7 थी, 93 में 10 थी, 98 में 14 थी, 2003 में मैं पहली बार एमएलए बनी तब मात्र 18 थी, 2008 में 25, 2018 में फिर से 17 और आज 27 है। बहनों को रिप्रेजेंटेशन मिलने के साथ साथ बहनों को उस गति के साथ में अपनी जवाबदारियों को बेहतर स्थिति से निभाने के लिए तैयार करने में जो समय लगता है। और आप ये देखना, इस समय पंचायतों में 50% रिजर्वेशन है, पर महिलाएं रिप्रेजेंट कर रही हैं 54%। मतलब 33% को तो आप मिनिमम मान के चलिए, और महिलाओं में एबिलिटी होगी तो उससे अधिक हम रिप्रेजेंट करेंगे। दीदी, कांग्रेस का कहना है कि दिग्विजय सिंह ने सबसे पहले पंचायत और नगर पालिका में 33% रिजर्वेशन दिया था। दिग्विजय सिंह, कांग्रेस का ये कहना है, और बीजेपी अब ग्रामीण उसी कांग्रेस से मैं आपके माध्यम से इस बात के लिए आग्रह करती हूं कि 16, 17 और 18 को कांग्रेस अपनी जैसी बात कर रही है इतिहास की, वर्तमान में भी पॉजिटिव भूमिका कांग्रेस निभाए महिलाओं के आरक्षण बिल को संशोधन लाने के लिए। इस बात का कितना खतरा लगता है आपको? जैसे सारे आरोप लगते हैं कि सरपंच पर तो विधायक पति वाली स्थितियों खतरा लगता है? देखिए, मेरे अपने जीवन में मैं 6 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हूं, और आज मैं आपसे कहते हुए इतनी अभिभूत हूं कि मुझे पहली बार कैंडिडेट बनाने वाले मोदी जी थे। वो हमारे प्रभारी थे, उस समय वो मुख्यमंत्री भी बने नहीं थे, तब भी उनकी दृष्टि में था अधिकतम कैंडिडेचर जो महिलाओं का तय हुआ वो तब हुआ जब मोदी जी मध्य प्रदेश के संगठन के प्रभारी के नाते से यहां अपने जवाबदारी का निर्वहन कर रहे थे। और मेरे अपने जीवन में जो मेरा अनुभव है, मेरे पिता, मेरे पति, मेरे भाई, मेरे पुत्रों ने कभी मेरे काम में इंटरवीन नहीं करा, और मुझे अपनी क्षमताओं के साथ में अपनी जवाबदारियों को मैं निभाती रही। मेरे परिवार के किसी पुरुष ने उसमें बीच में जरा सा भी इंटरव्यू नहीं किया। ये मैं आप सबके बीच में बहुत गर्व के साथ ये बात को कह रही हूँ, और ये स्थिति काम करते 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 बहनें अचीव कर लेती हैं। और वंदे मातरम